हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए आज हम बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले, अरे ज़रूरत क्या है ये पढ़ने की? क्योंकि कुछ भी पढ़ने से पहले क्या उसकी नीड, उसकी ज़रूरत को जस्टिफाई करना नहीं चाहिए? आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज एज ए टीचर अगर मैं यही जस्टिफाई नहीं करूं कि बेटा आपको ये वाला चैप्टर क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इससे पढ़ के आप क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, कैसे आपको अपनी लाइफ में वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज काम आएगा, तो अगर मैं ये जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है उस टॉपिक के ऊपर या मेरे लेक्चर के ऊपर बिल्कुल भी फोकस करने का या बिल्कुल भी सिंसेरिटी से ध्यान देने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैटर इन आर सराउंडिंग्स की बात तो बाद में करेंगे। एक जनरल आइडिया आपको मैं देता हूँ। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि एजुकेशन को लेकर अगर नॉर्मल आपको मैं एक मूवी दिखाऊं, ठीक है, आपकी फेवरेट मूवी है, कार्टून है, कुछ भी है, आप उसको बहुत ज़्यादा एकदम ना आपका अटेंशन स्पैन पूरा रहता है पूरी मूवी के दौरान। ऐसा नहीं होता कि आप बोलो सर बोर हो रहा हूँ, बासियाँ आ रही हैं, ठीक है, मतलब मेरे को बाथरूम जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल एक टक मूवी देखते रहते हो, अपना जो फेवरेट शो है वो देखते रहते हो, या आपको खेलने के लिए भेजा गया तो आप बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और आप भूल जाते हो कि टाइम भी चल रहा है। एंड हमें पता नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत गया। बट जब हम किताबों की बात करते हैं, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, तो क्या होता है, 5 मिनट के बाद ये याद आता है अच्छा मुझे वो भी करना था, कभी 2 मिनट के अंदर याद है अरे मुझे तो बाथरूम आ रहा है, ठीक है, अरे कहीं मुझे मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया है ना, कोई मेरा दोस्त खतरे में तो नहीं है, मुझे किसी की मदद करने तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मतलब 100 तरह की डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं जब हम पढ़ाई की बात करते हैं। और नींद तो इंस्टेंटली आने की टेंडेंसी रहती है ना, कि नींद भी आ सकती है आपको किताबें खोल के। तो व्हाई इज़ दैट? बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन डिलीवर करने का या जो एजुकेशन सिस्टम है वो शायद इतना एंगेजिंग नहीं है कि आप उसको एंजॉय कर सको। बिकॉज इट सडन सॉरी इट समटाइम्स डजेंट रियली जस्टिफाई द नीड कि हमें क्या ज़रूरत है इन टॉपिक्स को पढ़ने की, क्या आपको लाइफ में काम आने वाले हैं। क्या आपने कभी देखा पापा ऑफिस से घर आ रहे हो और बोल रहे हो "यार, मुझे तो आज मैटर इन आर सराउंडिंग्स का असाइनमेंट मिला है बॉस से, मुझे तो वो सबमिट करना है"? ऐसा कभी? या आपने कभी सुना हो कि पापा मैथ का असाइनमेंट सॉल्व करने बैठे हैं, मम्मी केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं कि कल ऑफिस में जाके वो सबमिट करना है। तो अगर ये नॉलेज हमें डायरेक्टली काम नहीं आता है, या इस तरह से हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ होने वाली है कुछ सालों के बाद वहाँ डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा इसका, तो क्यों पढ़ें ये, क्यों पढ़ें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन हुआ, ये हुआ कैसे। अभी जो आप प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, वैसे तो मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और इसकी हेरिटेज के बारे में बाद में एक अलग टॉपिक में आपसे बात करूंगा मैं। पर ये एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले आपने सुना होगा, आपने रामायण महाभारत जैसे है ना कार्यक्रम ये देखे होंगे बिल्कुल। तो गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि ये क्लास 9th में और ये 8th में, ये 10th में इसको ये किताबें देनी है। आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, है ना, कि अब ये बच्चा ये चीज़ सीख सकता है तो अब इसको ये चीज़ सिखा दी जाए। ये नहीं देखेंगे ये छोटा है बड़ा है, मे बी एक छोटा बच्चा भी उसी लेवल पे हो, है ना, उसकी कैपेसिटी इतनी है, उतनी उसने मेहनत की है कि एक उससे बड़ा बच्चा भी है वो भी वही चीज़ सीख रहा है, छोटा बच्चा भी वही चीज़ सीख रहा है। तो हम बच्चों को एज के अकॉर्डिंग नहीं डिवाइड करते थे, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी टैलेंट, उनके स्किल के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाता था। और हर एक चीज़ सिखाई जाती थी। ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी का नॉलेज आपको दिया जाता था ताकि एक अच्छी ज़िंदगी आप जी सकें। आपको गृहस्थी के बारे में भी बताया जाता था, ठीक है, आपको लिटरेचर के बारे में बताया जाता था, आर्ट्स, म्यूज़िक, साइंस, हर तरह की चीज़ में आपको एकदम एक्सपर्ट कर दिया जाता था। तो दैट वाज़ अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। बट आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक एकदम नैरो हो चुका है। वाई? बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ चुकी है। तो ये एजुकेशन सिस्टम आया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। अब इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्रीज़ को एक स्पेसिफिक टैलेंट, एक स्पेसिफिक स्किल सेट वाला एक लेबर चाहिए, ये एक काम करने वाला इंसान चाहिए। उसको लेबर बोलूँगा तो आपको लगेगा अरे सर ये क्या बात हुई। बात ये है कि आप चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे आप नॉर्मल लेबर हो, चाहे आप कुछ भी हो, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज़ को और आगे डेवलप करने में, बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आपका एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर तरह की नौकरी में जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ें या नॉलेज आना चाहिए। तो उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो इवन दो यू मे और मे नॉट फाइंड दीज टॉपिक्स इंटरेस्टिंग, बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे साइंस में आगे करियर परसू करना है तो आपके लिए साइंस के टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है,
ठीक है, आपको अभी अच्छा लगे ना लगे, बट अगर आप आज उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप फ्यूचर में सफ़र करेंगे। एंड सबसे खतरनाक जो चीज़ अब आपको बताने जा रहा हूँ मैं, दैट इज़ आज से 20 साल पहले आपके पेरेंट्स ने जब अपनी पढ़ाई की, ठीक है, 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया होगा, पर उस समय जो जॉब सिनेरियो था वो ऐसा था कि आपके पास अगर डिग्री है तो आपको नौकरी मिल जाती थी। और नौकरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, एक बड़ा डिफाइंड सा जॉब था। जा रहे हो आप, काम कर रहे हो, वापस आ रहे हो, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने वैसी जॉब की, तो अनसर्टेनिटी उतनी नहीं थी, डायनामिक उतना नहीं था, ठीक है। इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड लाइफ नहीं थी, ज़िंदगी इतनी फास्ट नहीं थी, ज़िंदगी स्लो थी। ज़िंदगी में समझ आता था कि क्या हो रहा है, चेंजेस उतनी जल्दी नहीं आते थे। बट आज के समय में क्या हो गया, अगर आज आपको मैं बोलूँ कि बेटा इस जॉब की तैयारी करो, देयर इज़ नो गारंटी कि 10 साल के बाद वो जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, या आज से 10 साल 15 साल के बाद जब आप जॉब में जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेंगे, तो किस तरह की जॉब्स होंगी। एक रिसेंट सर्वे ने ये बताया है 85% जॉब्स जो 10 साल के बाद होंगी वो भी डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। मतलब वो नौकरियां जिनमें आपको काम करना होगा मोस्टली, आज नोबडी नोज अबाउट देम, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती आज के समय में। तो मैं या हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको एक ऐसी जॉब, एक अनफोर्सिएबल फ्यूचर, एक ऐसा फ्यूचर जिसको हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। दिस ओनली वन वे, आपको परफेक्ट बना दिया जाए, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आपको हर एक चीज़ में पारंगत कर दिया जाए, एक्सपर्ट कर दिया जाए, हर चीज़ सिखाई जाए आपको, ताकि किसी भी तरह का जॉब आए, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, आप में टैलेंट भी हो, आप में क्रिएटिविटी भी हो, आप में इंटेलिजेंस भी हो, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स पे आपने काम किया हो, तो किसी भी तरह के सिनेरियो रहेगा आप डेफिनेटली एक्सेल करेंगे। तो आज का एजुकेशन सिस्टम की जो नीड है, दैट इज टू हैव अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। ओके, और उसी ग्रोथ के ऊपर हम काम करेंगे। तो सिर्फ इन लेक्चर्स में आपको सिर्फ साइंस का ज्ञान नहीं मिलेगा, विल ट्राई टू डिस्कस सो मेनी अदर थिंग्स जो आपको ज़िंदगी में आगे काम आए, और विल ट्राई टू मेकिंग मोर एंगेजिंग, मोर इंटरेस्टिंग, और आपको भी ना थोड़ी सी स्माइल के साथ। नहीं तो अगर नींद आ रही हो तो मुंह इधर धो के आओ, ठीक है। ऑलवेज ट्राई कि अगर आप क्लास में बैठ रहे हैं या फिर पढ़ने बैठ रहे हो, ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, ठीक है। यू शुड बी बिल्कुल फ्रेश हो, बाहर जाके थोड़ा सा ब्रीदिंग करके, अगर आप घर पे हो, स्कूल में तो नहीं कर पाओगे, अगर आप घर पे हो तो थोड़ी सी ब्रीदिंग करके, ताकि बॉडी का जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो बढ़ जाए। क्योंकि बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत देर तक जब हम इस तरह से बैठे रहते हैं, तो आपकी जो ब्रेथ है ना, आपका सांस, वो बहुत डीप नहीं जाती, बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है। शैलो ब्रीदिंग में आपके लंग्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता, और फिर आपको नींद आने लगती है। तो उबासी के पीछे इट इज़ नॉट द बुक जो रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये भी है कि आप सही तरीके से पढ़ने नहीं बैठ रहे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आर सराउंडिंग। तो मैटर इन आर सराउंडिंग स्टार्ट करने से पहले एक प्यारे से कोट से मैं स्टार्ट करूंगा। सदगुरु का एक प्यारा सा कोट है, व्हेन कंक्लूजन्स आर डिस्ट्रॉयड कंफ्यूजन हैपन्स, वंस यू रियलाइज दैट यू डू नॉट नो अ थिंग, यू बिकम रिसेप्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिंदगी में कंक्लूजन्स बहुत जल्दी बना लेते हैं। हमें लगता है कि हमें हर चीज़ पता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमने पहले ही कंक्लूड कर दिया। अब कोई आदमी आपसे मिलने आ रहा है, कोई आपका दोस्त है, आपने पहले सोचा नहीं यार ये अच्छा आदमी नहीं है, तो अब वो कुछ भी बात करे, आपके माइंड में एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि नहीं ये ऐसा है। तो अब आप फ्लेक्सिबल नहीं रहे, अब आप रिजिड हो गए हो। वो अच्छा भी होगा पर आपको उस अच्छाई को एक्नॉलेज करने में समय लगेगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा कंक्लूजन्स हम बना लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उतने रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, वी लूज द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड टू लर्न। तो जब आपके कंक्लूजन्स टूटते हैं, देन यू आर लाइक, अच्छा अब ये आदमी आ रहा है, ये कैसा होगा। नाउ यू कन्फ्यूज्ड, आप नहीं जानते वो कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, मैं केमिस्ट्री के टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एंड आपने पहले से कंक्लूजन बना दिया, अरे यार ये तो बोरिंग है, तो देर इज़ नो वे कि आप कुछ सीख सको। रादर, अच्छा ये कैसा होगा, ठीक है, ये नहीं बोलते कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पर ये भी नहीं बोलते कि ये बहुत बोरिंग होगा। तो लेट द कन्फ्यूजन स्टे। व्हेन द कन्फ्यूजन हैपन्स, ठीक है, और आपको लग गया कि भाई मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अच्छा है या बुरा है, इंटरेस्टिंग है या फिर बोरिंग है, देन यू बिकम रिसेप्टिव। तब आप ध्यान देते हो, ओके क्या पता मुझे अच्छा लगे, क्या पता ना लगे, राइट। सो व्हेन इफ यू हैव कंक्लूजन अबाउट एवरीथिंग, दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप रिसेप्टिव हो पाएंगे और कुछ गेन कर पाएंगे नॉलेज। तो इसलिए एक स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट आप प्री कंसीव नोशन या कंक्लूजन्स को अपने डिस्ट्रॉय कर दे, पहले से नहीं रखें। ठीक है, तो फिर आप तभी आप अटेंटिव हो पाएंगे, तभी आप क्रिएटिव हो पाएंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल स्टोरी, द स्टोरी ऑफ अ मैंगो ट्री।
अब मैटर इन आर सराउंडिंग्स में आम का पेड़ भी तो हो सकता है ना यार, आपके स्कूल के आसपास कोई आम का पेड़ भी हो सकता है। ठीक है, तो यस आई विल स्टार्ट द स्टोरी विद अ मैंगो ट्री। तो एक 3 दोस्तों की टोली थी। ठीक है, दे वर 3 फ्रेंड्स एंड वो जा रहे थे कहीं शहर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में थक गए तो एक जगह बैठ गए। ठीक है, एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए और उनको भी भूख भी लग रही थी, थके भी थे, प्यास भी लग रही थी। तो एक ने देखा कि दूर वहाँ पे शायद वो आम का पेड़ है, देयर इज अ मैंगो ट्री देयर। तो उसने जो सबसे बड़ा था ग्रुप में उसको कहा कि यार जाके एक बार देखो कि क्या सच में वहाँ आम का पेड़ है, उसमें आम है क्या नहीं। तो वो लड़का गया, सबसे बड़ा जो लड़का था उन तीनों में से, वो गया और वो जाके देखता वहाँ पे कि यस आम का पेड़ है और आम पके भी हैं और आम है यहाँ पे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं आम तोड़ता हूँ, पर फिर उसने देखा कि कुछ नीचे ऑलरेडी आम गिरे हुए हैं, जो पके हुए आम है वो ऑलरेडी गिर जाते हैं। ठीक है, पकने के बाद। तो उसने सोचा कि मैं जो ऑलरेडी अभी पकने वाले हैं उनको क्यों तोड़ूं, जो ऑलरेडी ज़मीन पे गिरे हैं पके हुए आम उन्हीं को खाता हूँ। तो उसने ज़मीन से एक पका हुआ आम उठाया, ठीक है, और अपने उस हिसाब से आम खाए। और उसके बाद क्या किया, ही फेल्ट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, कि मैंने आम खाए हैं इस पेड़ से, तो मैं इसकी गुठली को यहीं गड्ढा करके दबा देता हूँ ताकि उससे भी एक पेड़ निकले, ताकि जैसे मुझे इस आम के पेड़ का फ़ायदा हुआ, ठीक है, वैसे ही बाकी लोगों को भी आने वाले समय में, आने वाले सालों में इसका बेनिफिट हो। तो चलिए वो अपने आम खा के वापस आ गया और उसने बाकी दोस्तों को बताया। अब दूसरा लड़का गया आम खाने। अब देखिए ये एक थोड़ा सा डिफरेंट था, ये तीनों का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट था। दूसरा लड़का गया, उसने देखा कि आम तो हैं, आम अच्छे हैं, और उसने साथ में एक और चीज़ सोची कि अच्छा हम शहर जा रहे हैं, अगर मैं कुछ आम साथ में ले लूँ तो मैं उनको वहाँ बेच सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं थोड़ी सी इसकी लकड़ी भी निकाल लूँ तो मैं लकड़ी भी बेच सकता हूँ। तो उसने क्या किया, अच्छा आपको स्टोरी के साथ साथ भी दिखानी है और ये स्टोरी का क्रेडिट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये सेकंड लड़का था। तो उसने क्या किया, उसने आम तो खाए, फिर उसके साथ लकड़ी थोड़ी सी काट के वो भी हट निकाल ली पेड़ से, कि मुझे इसको बेचना है, मुझे इससे बेनिफिट भी लेना है। ठीक है, तो आम भी खा लिए, लकड़ी भी ले ली और आम के थोड़े से लेके वो अपने साथ आ गया कि ये मैं आगे लेके जाऊंगा, बेचूंगा। फिर अब तीसरा लड़का वहाँ जाता है। ठीक है, अब तीसरा लड़का जब जाता है तो क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको लगता है कि यार आम का पेड़ तो बहुत अच्छा है, इतने सारे आम लगे, और मैं बचपन से देखो अपने घर के पीछे आम उगाने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इतना पानी दिया और पेड़ को फिर भी आम नहीं उसमें लगे। तो इसको ना कहीं गुस्सा आता है उस बात से कि ऐसा क्यों, मैंने तो इतनी मेहनत की बचपन से, मेरे घर के पीछे आम का पेड़ क्यों नहीं लगा और ये इतना अच्छा पेड़ है। तो उसको उससे गुस्सा आया। फिर उसने क्या किया, उसने आम तो खाए, आम खाने के बाद उसने इसी गुस्से में कि मुझे इसका कोई बेनिफिट इतने सालों की मेहनत के बाद नहीं मिला, तो ही फेल्ट वेरी बैड एंड अपना पूरा फ़ायदा उठा लेने के बाद, आम वाम खाने के बाद उसने पेड़ को आग लगा दी। ठीक है, कि अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिला तो अब किसी और को भी इसका नहीं मिलेगा, मैंने अपना हिस्सा ले लिया, अपना सेटिस्फेक्शन कर लिया आम खा के, अब किसी और को उसका बेनिफिट ना मिल सके, तो उसने आग लगा दी। तो ये 3 तरह के कैरेक्टर यहाँ पे दिखाए गए। इन तीनों कैरेक्टर्स में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आम का पेड़ वही था, आम वही थे, ज़रूरतें वही थी, कि आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, पर आप किस तरह से रिएक्ट करते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपके अंदर किस तरह की फीलिंग आती है। क्या आपको कहीं कुछ चीज़ मिलती है तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आप में आती है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, दैट इज़ वन। सेकेंड ऐसा है कि दूसरों की मदद तो चलो छोड़ो, पर अपना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, कि आम बेच लेंगे, थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, लकड़ी बेच लेंगे, मतलब आपने दूसरों के बेनिफिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, कुछ अच्छा करूं उसके बारे में नहीं सोचा, अपनी ग्रोथ के बारे में आपने ज़्यादा सोचा। तीसरा ऐसा है कि अपनी ग्रोथ को भी छोड़ो, दूसरे का नुकसान करेंगे। ठीक है, दूसरे का काम खराब करके हमारा काम बने तो वो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे गिराएंगे फिर हम आगे जाएंगे। तो अपनी ग्रोथ पे उतना फोकस नहीं जितना दूसरे को नीचे लाने के ऊपर फोकस है। तो ये 3 तरह के जो क्वालिटीज़ हैं, टेंडेंसीज हैं, इसको हमारे, है ना, जो प्राचीन साइंस है उसके अंदर 3 तरह से, 3 गुणों में क्लासिफाई किया गया है, सत्व, रजस और तमस। सत्व नाम से पता लग रहा है ना, एकदम सात्विक मीन्स हाईएस्ट क्वालिटी। तो एक सात्विक इंसान वो होता है हु लिव्स इन सर्विस ऑफ सोसाइटी विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड, कि वो सबकी हेल्प करेगा बट इन रिटर्न ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे कुछ बेनिफिट मिले, कुछ मुझे कोई रिवॉर्ड मिले, जिनको हम सोशल
एक्टिविस्ट कहते हैं, ठीक है, जो रियलिटी में सोसाइटी में लोगों की मदद करते हैं और उनको कोई जानता भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा रिकॉग्निशन के चक्कर में वो कभी भी नहीं रहते, ठीक है, कोई हिडन एजेंडाज उनके नहीं होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, उनके आसपास आप जाओ तो आपको अच्छा लगता है, आपको पीसफुल फील होता है, मोटिवेशन फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है, तो ऐसे लोग, ठीक है, तो ये एक सात्विक कंपोनेंट है। अब ऐसा नहीं कि कोई इंसान टोटली ऐसा होता है, सत्व रजस तमस ये तीनों कंपोनेंट हम सब में प्रेजेंट है टू अ वेरिएबल डिग्री। कभी एक कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है, कभी दूसरा कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है, दैट डिपेंड्स सिचुएशन के बेसिस पे भी। राजसिक रजस एक ऐसा कंपोनेंट है दैट इज अबाउट एक्शन एंड पैशन, इट इज़ अबाउट एनर्जी। अब आपकी एनर्जी अच्छा काम करने में भी जा सकती है, बुरा काम करने में भी जा सकती है। तो एक राजसिक आम आदमी जो होता है, राजसिक मैन, ही लिव्स मोर फॉर द पर्सनल गेन एंड अचीवमेंट, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप पर्सनल गेन अचीवमेंट के ऊपर मेहनत करते हैं, ठीक है, इट्स लाइक समबडी हु वांट्स टू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, सक्सेस इन बिजनेस, मनी, फेम एंड ऑल, तो ऐसे कैरेक्टर को कहा जाएगा राजसिक। राजसिक नाम राजा से, क्योंकि राजा क्या चाहता है, राजा ये चाहता है कि मेरा जो संपत्ति है वो बढ़े, है ना, वेल्थ बढ़े, एम्पायर बड़ा हो। तो उस तरह के अगर आपके अंदर ट्रेट्स हैं तो दैट इज राजसिक ट्रेट, ठीक है, कईयों में वो ज़्यादा होता है। तीसरा तामसिक, तामसिक मैन, तामसिक ट्रेट या तमस क्या है, इट इज़ अबाउट नेगेटिविटी, केओस। तो एक तामसिक इंसान या तमस जिसमें ज़्यादा है, ही विल ऑलवेज ट्राई टू हार्म अदर्स, कि उससे मुझे कैसे फ़ायदा मिलेगा, तो अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, ठीक है। तो अब ये तीन कंपोनेंट हम सब में होते हैं। कभी अभी आपने देखा होगा कि हम कितने मीन हो जाते हैं, कितने लालची हो जाते हैं, कभी कभी कमीनापन भी भर आता है हमारे अंदर। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हमें दूसरे की मदद करने का मन करता है, हम दूसरों की मदद भी करते हैं, उससे हमें अच्छा भी लगता है। तो कभी हमारे अंदर ये सत्व वाला कंपोनेंट डोमिनेटिंग हो जाता है, कभी तमस वाला हो जाता है। रजस एक ऐसा कंपोनेंट है विच हैज़ एनर्जी। अब वो एनर्जी अच्छा काम करने में भी जा सकती है, बुरा काम करने में भी जा सकती है, दैट डिपेंड्स, राइट, ठीक है। तो ये मेरे को आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैटर इन आर सराउंडिंग्स की कहानी। तो मैटर इन आर सराउंडिंग्स, अगर हम प्राचीन वेदों की बात करें तो वेदों के अकॉर्डिंग सब कुछ, जो पूरा ब्रह्मांड है, द एंटायर यूनिवर्स, इट्स मेड अप ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स। ईथर मतलब आकाश, अर्थ मतलब पृथ्वी भूमि, ठीक है, फायर अग्नि, एयर वायु, वाटर जल, ठीक है, ये 5 कंपोनेंट है जो पूरे ब्रह्मांड को बना रहे हैं। एंड ग्रीक जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की चीज़ें कही हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मॉडर्न साइंस है वो बोलती है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, वो सही है या वो गलत है। इट्स अबाउट कि अल्टीमेटली आपने कहा कि चीज़ें एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं, बट अगर आप एक थोड़ा हायर लेवल पे उसको थोड़ा सोचें तो मैटर इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो बेसिकली एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है। ओके, देन देयर इज अ स्ट्रिंग थ्योरी जो कुछ और तरीके से बात करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि साइंस की आज की जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट ही हो, ठीक है। तो हम हर तरीके से समझेंगे, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ये सही है वो गलत है। हम सबके सबके जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, बस, ठीक है। तो हमें किसी को सही गलत नहीं बोलना है। तो व्हाट मेक्स द यूनिवर्स मेक्स अस एज वेल, तो मतलब हमारे अंदर भी ये सारे 5 कंपोनेंट हैं, राइट, यस, बिल्कुल है। तो ये जो 5 कंपोनेंट हैं, इनका सत्व तमस रजस, इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए जैसे अर्थ वाला कंपोनेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो इंसान बहुत लेजी होगा, बहुत आलसी होगा। तो आप देखिए यहाँ पे अर्थ कंपोनेंट तमस में सबसे ज़्यादा 50% है, और उसमें ईथर कंपोनेंट, आकाश कंपोनेंट, जो आपको लाइट, मतलब आकाश मीन्स फीलिंग लाइट वेट, है ना, मतलब आप उतना ज़्यादा अटैच्ड फील नहीं करते चीज़ों से, मतलब आप उतने मटीरियलिस्टिक नहीं हो, एक तरह से बोला जाए, ठीक है। तो तमस वाले में ईथर वाला जो आकाश का कंपोनेंट है वो सबसे कम है। तो इसी तरह से ये पांचों कंपोनेंट सत्व रजस और तमस में वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी साइंस है जो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, नॉट दैट कि आपको ये सारी की सारी परसेंटेज याद करनी है, इट इज़ जस्ट कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में, हमारे, है ना, हमारा इतना जो महान इंडियन कल्चर है, ये कहीं गुम ना हो जाए वेस्टर्न एजुकेशन के चक्कर में। और वो एजुकेशन भी आपको एट मैक्स क्या देगी, सिर्फ एक नौकरी ही देगी, नथिंग मोर देन दैट। तो लेट अस ट्राई टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। लेट्स कीप द इंडियन कल्चर, दिस हमारी जो एक पहचान है हमारी संस्कृति से, है ना, अपनी रूट्स को भी अलाइव रखते हैं, साथ के साथ अपने आप को लेटेस्ट नॉलेज और एकदम, है ना, मॉडर्नाइजेशन के साथ भी इक्विप्ड रखते हैं, ताकि वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, सो वी आर बैलेंस्ड
परफेक्टली बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए, तो अब सराउंडिंग्स की जब बात होती है मैटर, तो मैटर की हम क्या डेफिनेशन देते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर जब जैसे कि मैं आप बोलें अपना मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये चेयर, ये टेबल, ये लैपटॉप, ये स्क्रीन, ये लाइट्स, ये एसी, दीवारें, सब कुछ, एवरीथिंग इज मैटर। तो अल्टीमेटली इस मैटर में हमें क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या समझना है? हमें मैटर के फंडामेंटल्स को जानना है। जैसे कि अगर मैं दीवार की बात करता हूँ, या एयर कंडीशनर की बात करता हूँ, या टेबल की बात करता हूँ, चेयर की बात करता हूँ, ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स। आप सोडियम मेटल की बात करें, सोडियम को पानी में डालते हैं, इट कैचेज फायर। लोहे को पानी में डालते हो, इमीडिएटली तो नहीं, पर कुछ समय के बाद मॉइस्चर की वजह से इट कैचेज रस्ट, जंग लग जाता है। वैसे ही गोल्ड को पानी में डालते हैं, कुछ भी नहीं होता। तीनों मेटल्स हैं, पर तीनों का पानी के साथ जो रिएक्शन है, जो बिहेवियर है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। व्हाई इज दैट? कुछ तो फंडामेंटल डिफरेंस रहा होगा। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये मैटर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, तो आपको सब कुछ डिफरेंट लगता है। टेबल चेयर अलग लगती है, लैपटॉप अलग दिखता है, मोबाइल अलग लग रहा है, लग रहा है कि अलग अलग चीज़ें हैं, पर फंडामेंटली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब कुछ एटम्स हैं। तो फिर इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं? तो वो सब हम जानेंगे। तो उससे पहले आपको मैं 3 ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट, व्हाट डिफरेंशिएट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने बेसिक आज पढ़ा भी होगा इसके बारे में, आपके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ आंसर भी होगा। एंड साइंस इज ऑल अबाउट बीइंग इंक्विजिटिव। आप जानना चाहते हैं, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन रटा रटाया आंसर कि मैं बोलूँ बेटा ये डेफिनेशन और ये याद करनी है, ऐसा नहीं है। यू शुड थिंक कि सर मुझे लगता है ऐसे नहीं क्लासीफाई कर सकते, क्या ऐसे नहीं बोल सकते? यस, यू शुड ऑलवेज हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग, योर ओन वे ऑफ एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो आपको क्या लगता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या डिफरेंशिएट करता है? क्या कि सर सॉलिड को हम टच करते हैं, प्रेस नहीं होगा वो, है ना, हार्ड है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड को सर टच करते हैं, हाथ अंदर चला जाता है पानी के, डिफॉर्म कर जाता है। गैस सर पता नहीं लगता कि टच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सॉलिड को टच करते तो फीलिंग आती है, लिक्विड को टच करते फीलिंग आती है, गैस को टच करते ऐसी कोई फीलिंग का पता नहीं लगता। ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना? और तो और कितने तरीकों से आप इनको डिफ्रेंशिएट करते हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट। फिर हम बाद में बात करेंगे अल्टीमेटली क्या है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपके लिए, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर? आपने देखा होगा हमारे कंट्री में धोती, लुंगी, इसका काफ़ी प्रचलन है ना, दे आर वेरी पॉपुलर। जहाँ पर बहुत हीट होती है, हॉट रीजन्स होते हैं, वहाँ पर जनरली लोग ट्राउजर्स की जगह दे प्रेफर लुंगी। वाई? बिकॉज इट कीप्स यू व्हाट, वेंटिलेटेड। और वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको सारा दिन काम करना है, आपको ट्रैवल करना है, भागदौड़ करनी है, इट्स सो हॉट आउट देयर, और आप एकदम पसीने से एकदम चिपचिप हो रखी है, तो यू फील वेरी बैड, आप उस स्टेट में काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो यू नीड क्लोथ्स दैट आर वेल वेंटिलेटेड एंड दैट आर ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन। तो कॉटन हैज़ होल्स, ठीक है, मतलब इसमें जो माइक्रो होल्स रहते हैं, उसके थ्रू एयर कैन इजीली पास थ्रू, एंड कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर होने की वजह से द स्किन लाइक्स कॉटन, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसका टच स्किन लाइक नहीं करती है रियलिटी में। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि कभी भी अगर आप कुछ भी पूजा कर रहे हैं घर में, कुछ भी ऐसा फंक्शन है, तो जनरली प्रेफर किया जाता है कि बेस्ट क्लॉथ क्या है, सिल्क। पर सिल्क सभी जगह पे यूज़ नहीं होता, उसके बाद कॉटन। ओके, तो हर एक चीज़ का एक महत्व है, एक वैल्यू है, एंड उसके पीछे साइंस है। हम जानते नहीं, आज उन चीज़ों को मोस्टली भूल चुके हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये करना है, और बच्चा बोलता है कि क्यों करना है, एंड पेरेंट्स के पास कोई आंसर नहीं होता। कोई बच्चा बोलता है जब आपके पास कोई आंसर ही नहीं कि क्यों करना, तो मैं नहीं करूँगा। बिकॉज बात भी आपकी भी सही है, आपको भी कुछ रीज़न तो होना चाहिए ना कि क्यों पहनूँ यार मैं धोती, क्या फ़ायदा क्या धोती पहन के, पंडित जी धोती क्यों पहनते हैं, दिस इज़ अ रीज़न फॉर दैट। ठीक है, आपकी बॉडी में प्रेशर नहीं रहना चाहिए, इस तरह के कपड़े नहीं होने चाहिए जो बॉडी के ऊपर प्रेशर डालें। तो पुराने समय में हम धोती पहनते थे, बेल्ट नहीं लगाते थे, है ना, बटन्स नहीं होते थे, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन योर स्टमक। कांस्टेंट प्रेशर में अगर आपकी बॉडी रहेगी, इट विल बी अंडर स्ट्रेस। अंडर स्ट्रेस रहेगी तो कुछ भी आप कर पाएंगे, आप उसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एट ईज, इट इज स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़िए इसके बारे में, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू योर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, किसी सुपरस्टार की मूवी है, उसने लुंगी पहनी है मूवी में, तो अब उसने अगर लुंगी पहनी है एंड वो प्रमोशन के लिए आ रहा है आपके शहर में, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं भी लुंगी पहन के जाऊँगा, बिकॉज एट दैट मोमेंट यू डो नॉट फील बैड, आपको बुरा नहीं लगता कि मैं लुंगी पहन के जा रहा हूँ, बिकॉज नाउ यू आर कनेक्टिंग दैट एपिसोड टू
दैट सुपरस्टार, उसने भी तो पहनी है ना। तो अब आपके पास एक लॉजिक आ जाता है। बट अगर आपको नॉर्मल कहा जाए कि बेटा लुंगी पहन के जाओ बाजार, धोती पहन के जाओ, यू विल फील वेरी काइंड ऑफ ह्यूमिलेटेड मे बी समटाइम्स। मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा फील हो, बट नॉर्मली होगा, ठीक है। वाई इज़ दैट? ये तो हमारा मतलब हमारी साइंस ओरिएंटेड रहा है सब कुछ हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर का पार्ट है धोती लुंगी। तो हम क्यों वेस्टर्न क्लोथ्स को, वेस्टर्न कल्चर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें लगता है कि लुंगी पहनने वाला इंसान या धोती पहना हुआ इंसान शायद इन्फीरियर है, एंड सूटेड बूटेड इंसान ये सक्सेसफुल गाय है ना, उससे कुछ सीखना चाहिए, ही कैन बी रोल मॉडल। बट ऐसा नहीं। तो हमें एक चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप कल से धोती या लुंगी पहनना स्टार्ट कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट अस नॉट अटैच क्वालिटीज़ एंड वैल्यूज़ टू क्लोथ्स। क्लोथ्स आप कैसे पहन रहे हैं, आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, उसका आपकी क्वालिटी एज अ पर्सन, आप क्या हैं क्या नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यू शुड फील, यू शुड नो दैट कि यस ये ऐसा हो रहा है। हम धीरे धीरे अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को छोड़ते जा रहे हैं, एक ऐसे कल्चर के पीछे भागते हुए जो कल्चर उतना पुराना भी नहीं है, जिसमें उतनी डेप्थ भी नहीं है। एंड वो कल्चर अब इंडिया आ रहा है। वेस्टर्न्स, दे आर ऑल वेस्टर्नर्स, दे आर कमिंग टू इंडिया। हमें योगा सीखना है, हम मेडिटेशन सीखनी है। वो धोती लुंगी पहन के एक कपड़े का कॉटन का झोला सब डाल के घूमते रहते हैं, ठीक है। और हमें लगता है फॉरनर्स हैं, वाओ दे आर लाइक सो योगा एंड मेडिटेशन करते हैं, एंड हम ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम, हाँ आप कुछ भी पहन सकते हो, बट उसके साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं या हो जाती है, उसके बारे में भी सोचें, राइट। बिकॉज एजुकेशन शुड नॉट बी अबाउट सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं चार, नहीं। इट शुड गिव यू रीजन्स, इट शुड गिव यू क्लैरिटी, इट शुड गिव यू सम क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं, राइट। तो क्या है नाउ, इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, राइट, यस। तो अभी लेक्चर में बैठे हुए तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आंखों को भी सुकून मिलेगा कि चलिए है ना, एक अच्छी सी सीनरी देख रहे हैं। अब इस सीनरी में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? आई कैन सी क्लाउड्स। क्लाउड्स किस में क्लासीफाई होंगे? सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं? एग्जैक्टली किससे बने हुए हैं? आप कहेंगे सर वाटर वेपर्स। यस, तो वाटर वेपर मतलब गैसेस कॉम्पोनेंट हुआ एक तरह से, हाँ, ठीक है, ओके। रॉक्स आपको दिख रही हैं इसमें, प्लांटेशन आपको दिख रही है, पानी आपको दिख रहा है, रॉक्स आपको यहाँ पे अलग से दिख रही हैं, है ना, पानी में। तो रॉक्स को ऑब्वियसली सॉलिड तो है वो, पर किस तरह का सॉलिड है? रॉक किससे बनती है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कितनी तरह की रॉक्स होती हैं, ठीक है। जो प्लांटेशन है ये कैसा मटेरियल है? ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है? वुड, क्योंकि प्लांट से आती है तो वुड भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। अब ये सारी चीज़ें, ये तो हो गया बाहर का, ठीक है। अब अगर आपको घर का एक तस्वीर दिखाई जाए, जैसे ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, यहाँ पे जो मटेरियल रखा गया है, क्या आप उसको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं? देखिए जैसे यहाँ पर ये जो ग्लास कैबिनेट है, ठीक है, ये ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में क्या लिखा है? ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स ऑफ प्रोसेस्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो जो ग्लास है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 प्रेजेंट होता है, ग्लास उससे बनता है, ठीक है, सिलिका से। तो ये उसमें है। तो डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इट्स अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर है एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, और भी चीज़ें हैं उसमें, दैट इज अ मेजर कंपोनेंट। देन ये बेसिकली क्या है? ये नलका है, नलके से पानी आ रहा है, तो केमिकली डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर। अब आपके घर में जो पानी आता है उसमें क्लोरीन डाल रखी होती है, तो क्लोरीन की वजह से वो डिसइंफेक्ट हो जाता है, उसमें जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मर जाएंगे। नॉर्मल पानी नहीं आपको डायरेक्टली भेज दिया जाता, दैट इज ऑलरेडी ट्रीटेड, केमिकली डिसइंफेक्ट उसको किया जाता है। देन दिस इज अ कॉफी मेकर। कॉफी मेकर इज बेसिकली व्हाट? कॉफी में कैफीन होती है, तो इससे कैफीन सोल्यूशन बेसिकली। देन दिस टेबल टॉप, टेबल टॉप नहीं, किचन का जो टॉप है, वो ग्रेनाइट भी हो सकता है, इट कैन मार्बल, ग्रेनाइट, इट कैन बी थर्मोसेट पॉलीमर ऑल्सो। आज का जो लेटेस्ट मटेरियल चल रहे हैं दे आर पॉलीमर्स, मतलब नेचुरल मटेरियल नहीं है, वो मैन मेड मटेरियल्स हैं। देन दिस फ्रिज, फ्रीजर के अंदर में भी मेडिसिन रखी हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, क्योंकि नॉर्मली मेडिसिन को लो टेम्परेचर पे रखते हैं। देन ये जो फ्रिज कूलिंग करता है, उस कूलिंग करने के लिए क्या होता है? कूलेंट चाहिए होता है इसके अंदर। तो इसका जो अपना एक सर्किट है, कूलिंग सर्किट है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है। वो रेफ्रिजरेंट क्या है? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स। पढ़ना, एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट क्या यूज़ किया जाता है, फ्रिज के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटिंग फ्लूइड्स, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीशन करते थे, ओजोन लेयर को डैमेज करते थे। तो पुराने वाले जो रेफ्रिजरेंट थे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती थी,
पर अब जो नए आ रहे हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें नहीं है, CFCs उसमें नहीं है, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये लाइट है ऊपर लगी हुई, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अब इंडिया में उतना न्यूक्लियर पावर उतनी पॉपुलर अब तक नहीं हुई है, कॉमन उतनी नहीं हुई है, तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या तो एक ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रही होगी, है ना, जहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो, या कहीं पे कोल प्लांट से, फॉसिल फ्यूल मतलब कहीं कोयला जलाया जा रहा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, राइट। कोल प्लांट डेफिनेटली पोल्यूशन करते हैं, तो धीरे धीरे उनको फेज आउट किया जा रहा है। देन व्हाट इज दिस? ये पतीला या जो भी आपका मेटल वो पॉट है, ये इट्स अ मेटल अलॉय, स्टील है, स्टील अलॉय होता है, राइट। देन यहाँ पे आपके माइक्रोवेव ओवन रखे हुए हैं, इसके अंदर में क्या आप करेंगे आप? रोस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स, है ना, यही होगा। देन ये बर्नर है, बर्नर में गैस आ रही है, गैस कहाँ से आ रही है? तो नेचुरल गैस लेस्ड विद ओडोरिफेरस सल्फर कंपाउंड्स। अब आपके घर में कभी हल्की सी भी गैस लीक हो तो इमीडिएटली उसकी स्मेल आ जाती है। क्या रियलिटी में जो आपका LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या उसमें स्मेल होती है रियलिटी में? नहीं, उसकी स्मेल नहीं होती है। पर हमें स्मेल कैसे आती है? क्योंकि उसमें एक ऐसा सल्फर का कंपाउंड मिक्स किया जाता है जो बहुत जल्दी, बहुत उसकी तेज स्मेल होती है, तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में भी वो एकदम से आपको पता लग जाएगा कि वो लीक हुई है। तो मतलब छोटे से छोटा लीक भी आप डिटेक्ट कर पाओगे, तो वो सेफ्टी के लिए उसमें ऐड किया जाता है। अदरवाइज गैस लीक होती जाएगी और पता नहीं लगेगा। तो कई बार ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा कि आपने गैस जलाई और ऑन किया और ऊपर तवा रख दिया या कुछ भी रख दिया और नीचे गैस बुझ चुकी है, स्मेल आ रही है, मम्मी पहले से आती है, खींच के कान के नीचे चमाटा पड़ता है कि बेटा गैस लीक हो रही, दिख नहीं रहा तेरे को, स्मेल नहीं आ रही तेरे को, ठीक है। तो वो स्मेल जो वो सल्फर कंपाउंड की है। देन व्हाट आर दिस वेजिटेबल्स? फर्टिलाइजर ग्रोन वेजिटेबल्स। तो ऑब्वियसली बात है, खाद डालोगे तभी वेजिटेबल्स, है ना, तभी बन रही हैं ये सारी की सारी। तो इसकी प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर का काफ़ी बड़ा रोल है। फर्टिलाइजर क्या है? बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली नाइट्रोजन उनमें जनरली एक मेन कंपोनेंट उसका रहता है, ठीक है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं फर्टिलाइजर्स, राइट। तो ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग। थिंक अबाउट दिस। किताबों में छोड़ो, अपने आसपास के मटेरियल को रियली पकड़ो। एक चीज़ को, ये मोबाइल की स्क्रीन है, क्या है, किस मटेरियल की बनी हुई है, रीड अबाउट इट, ठीक है। लाइट्स हैं, ये कुछ भी है, स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। ग्लासेस यूज कर रहे हो, ग्लास का मटेरियल क्या है? ग्लास है या पॉलीमर है? ये पॉलीमर है तो क्या है, क्यों है? क्या ग्लास बेटर होता है या पॉलीमर बेटर होता है? ठीक है। नाउ सो व्हेन यू वंडर व्हाट द लैंड, स्काई और ओशन इज मेड ऑफ, यू आर थिंकिंग अबाउट केमिस्ट्री, राइट। एग्जैक्टली। व्हेन यू वंडर हाउ अ रेन पडल ड्राइज अप, ये बच्चा पानी में गिर रहा है, कुछ समय के बाद ये पानी सूख जाएगा, वो क्या हो रहा है वहाँ पे? इवेपोरेशन हो रही है। इट्स पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, हम एक्सप्लेन करते हैं उसको केमिस्ट्री में। हाउ अ कार एक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम गैसोलीन, कि कार में पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी कैसे? गैस कंबशन से क्या होगी? आपका जो भी पेट्रोल है, आपने डीजल है, वो कंबशन के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम गैसेस। गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इंजन के अंदर, पिस्टन मूव करेगा, फिर आगे क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगा, धीरे धीरे ड्राइव ट्रेन पूरी इन्वॉल्व है उसमें। देन जो भी हम खा रहे हैं, वट एवर फूड वी आर ईटिंग, वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेस्ट होके वो आपके इंटेस्टाइन्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, और पूरी बॉडी में उसकी आपको जो जो एलिमेंट्स चाहिए वो मिलते हैं, जो एनर्जी चाहिए वो वहाँ से मिलती है। तो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सिर्फ आउटसाइड ही नहीं है, केमिस्ट्री आपको इनसाइड भी समझनी है, और हम अपनी केमिस्ट्री समझने में भी बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे नाउ। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन अंडरगो। व्हाट डज दैट मैटर, सॉरी व्हाट डज दैट मीन? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, यस, वट एवर इट इज़, आपके आसपास क्या है वो उसको समझना है, ओके। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे फर्श पे रखी हुई या किचन के कैबिनेट पे रखी हुई आइस का पीस थोड़ी देर में पिघल जाता है, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगले दिन देखोगे वो लिक्विड भी इवेपोरेट करके सूख चुका होगा, तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है। मॉइस्चर पकड़ने के बाद लोहा जंग लग जाता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। आयरन का ऑक्साइड बन रहा है वहाँ पे, आपने सोडियम के छोटा सा एक पीस लेके उसको पानी में डाल दिया, इट कैचेस फायर, तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। सोडियम से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस जनरेट हो रही है वहाँ पे। आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो, उसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी फिजिकल इन नेचर, इट कैन बी केमिकल इन नेचर। मतलब देखिए, जब पानी आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, तो सॉलिड में भी वो H2O है, लिक्विड में भी वो H2O है, देयर इज नो केमिकल चेंज, मॉलिक्यूल तो वही है, सिर्फ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में गया, तो वो फिजिकल चेंज हुआ।
लिक्विड से गैस में गया, वेपर में गया, अगेन फिजिकल चेंज है, H2O ही रहा, राइट। केमिकल चेंज क्या होता है, जब आप लिखते हो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स यू H2O, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिले, रिएक्शन किया और वाटर बना दिया। तो रिएक्ट करने से पहले वो दो गैसेस थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और रिएक्ट करने के बाद वो वाटर बन गया। रिएक्ट करने से पहले हाइड्रोजन कंबस्टिबल थी, आग पकड़ती है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है, और रिएक्ट करके जो वो बना रही है पानी, वो आग बुझाने के काम आता है। हाउ अमेजिंग इज दैट। पानी जिससे बना है दैट इज फ्लेमेबल, हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल, ऑक्सीजन जलने में काम आती है, उसके बिना कंबशन नहीं होता, कोई चीज़ जल नहीं सकती बिना ऑक्सीजन के, पर जो उनका जो प्रोडक्ट है वो आग बुझाने के काम आता है। तो दैट इज अ केमिकल चेंज। केमिकली रिएक्टेंट कुछ और था, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और थी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कुछ और है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन केमिस्ट्री, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, इट इज अ स्टफ दैट मेक्स अप ऑल द मटेरियल थिंग, ये आपको पता ही है ना, ये कहानी आपको पता होती है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट, अब जैसे ये एक वीडियो है, आप इसको देखिए जरा। अब ये मैडम कहाँ देख रहे हैं उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज अ वीडियो अबाउट माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें चीज़ों को तो वो कैसी हैं। अब हमने जूम कर दिया, ठीक है, बालों को देख रहे हैं हम। अब देखिए ये 100 माइक्रोमीटर पे पहुंचे आप। तो ये जो बाल हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड को अगर हम पकड़ें, जिसको आप हेयर बोल रहे हैं, ये 100 माइक्रोमीटर पे है ऐसा। और अगर इसको जूम कर दिया जाए 10 माइक्रोमीटर पे, मतलब 10 टाइम्स जूम कर दिया जाए, तो ये इंडिविजुअल सेल्स हैं। और इसको फर्दर 10 टाइम्स और जूम कर दिया जाए तो ये सेल जो बने हैं वो मैक्रोफिब्रिल है, ठीक है। याद नहीं रखने हैं, जस्ट सी कि दुनिया दिखती कैसी है और माइक्रोस्कोपी लेवल पे कैसी है। मैक्रो से फिर माइक्रोफिब्रिल आ गया, फर्दर माइक्रोफिब्रिल किससे बना हुआ है, प्रोटोफिब्रिल से। प्रोटोफिब्रिल, अब एक क्वेश्चन मैं सिंपली आपसे पूछूंगा, शैम्पू की ऐड देखी है? डेफिनेटली देखी होगी, नहीं भी देखना चाहते होगे तब भी देख ही ली होगी। तो शैम्पू की एड्स आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे मतलब धांसू धांसू से, मतलब भारी भारी भरकम केमिस्ट्री के वर्ड्स फेंके जाते हैं। इट हैज़ केराटिन एंड ऑल दिस, है ना, इंड्यूस्ड ऑल दैट, दुनिया भर की केमिस्ट्री, आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा उसमें कि ये क्या बात कर रहे हैं, बट यू आर सो इंट्रीग्ड, ओ वाओ, अच्छा ये है इसमें, अच्छा मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है इसमें। चलो अब देखते हैं केराटिन क्या होता है, ठीक है। ये है केराटिन, प्रोटोफिब्रिल के अंदर जो था, दिस इज केराटिन। तो मतलब बाल जो बना है वो, उसमें एक प्रोटीन जो कंपोनेंट है, बाल बेसिकली प्रोटीन्स है ना, तो वो केराटिन है। वो बेसिकली किससे बने प्रोटीन्स, ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, है ना, इन एटम्स से बने हैं। अब ये कार्बन एटम हमने देख लिया एक, तो ये एटम है। अब एटम में ये ऑर्बिटल्स क्या है उसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर एटम को और जूम इन करते चले जाएं, ऐसे कर नहीं सकते उतना, ये जस्ट कॉन्सेप्ट आपको दिखाने के लिए कि न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एटम से, आप देखो कितना जूम इन करने के बाद जब जाके न्यूक्लियस आ रहा है। न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, और वो आपस में कैसे टिके हुए हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्या है, क्वार्क्स वगैरह वो सारी, चलो उसके बारे में बात नहीं करते, दैट इज थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, दिस इज हाउ थिंग्स अपीयर ऑन द आउटसाइड। तो वैसे सोचो कि ये जो आपके सामने टेबल है या जो चेयर है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोपी लेवल पे और जूम इन करते चले जाओगे तो ये कैसा दिखेगा। जूम आउट करते करते तो ये चेयर है, अच्छा ये टेबल है, जूम इन करते हैं तो अल्टीमेटली दे आर ऑल एटम्स। यस, चलो अब ये एक वीडियो देखेंगे। अब ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ तुम्हारे को मैं, ये फिल्म नहीं देख रहे हैं हम, वीडियो के साथ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि वील ड्रॉ सम कंक्लूजन, सम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस वीडियोज। तो ये एक वीडियो है जिसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब इस वीडियो में एक इंक का ड्रॉप डाला, ठीक है, पानी में आपने इंक का ड्रॉप डाल दिया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, पानी कॉन्टिन्यूस है या फिर पार्टिकल नेचर है, मतलब पार्टिकुलेट है, मोर प्रिसाइजली, जैसे पानी है, मेरे पास भी बॉटल है यार पानी की, पानी है, ठीक है। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता, मतलब ये पूरा जो पानी है, ये पूरा जगह पानी ने घेर रखी है, तो अगर इसमें मैं इंक का ड्रॉप डालूंगा तो वो सिर्फ ऊपर तैरना चाहिए, अंदर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सारा ही स्पेस पानी ने घेर रखा है तो उसके अंदर तो कुछ घुस नहीं सकता। जैसे कि अब मेरे पास ये मोबाइल है, इसके ऊपर एक पानी का ड्रॉप डालता हूँ मैं, तो वो अंदर थोड़ा चला जाएगा,
नहीं जाएगा ना, सरफेस पे रहेगा। पत्थर के ऊपर आप पानी डालते हो तो पत्थर के अंदर तो चला नहीं जाता पानी नॉर्मली। तो बात ये कर रहा हूँ मैं। पर अगर ये इंक का ड्रॉप अंदर जा रहा है तो दैट मीन्स अंदर जगह थी उसके जाने के लिए, उसके मॉलिक्यूल्स के लिए, उसके पार्टिकल्स के लिए। तो मतलब पानी जो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, फिर भी बीच में कुछ खाली जगह हैं। देर आर एम्प्टी स्पेसिस इन बिटवीन। उन एम्प्टी स्पेसिस में ये इंक के पार्टिकल्स फैल गए, और देखो फैल गए, पूरा यूनिफॉर्मली फैल गए। अब लास्ट में उसको हम स्टिर करेंगे, हिलाएंगे, जिससे यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। बट उससे पहले, स्टिर करने से पहले भी ये फैल तो खुद गया था। तो मतलब इसके फैलने में आपने कुछ रोल प्ले किया, आपने तो बस इंक का ड्रॉप डाला था ना, वो खुद फैल रहा है। तो उसका जो मिक्सिंग अप हो रही है पानी के साथ, वो अपने आप हो रही है। उसके पास जो मोशन है पार्टिकल्स का, वो अपने आप है। तो मतलब पार्टिकल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं, और मूवमेंट की वजह से वो आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। तो चलिए, ये पूरी तरह से मिक्स हो गया और अल्टीमेटली ये एक रेडिश ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि भैया पानी में बीच में खाली जगह थी, इसीलिए उन जगहों में क्या हुआ, उन जगहों में ये मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो गए। अब एक और देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। अब इस रेडिश ऑरेंज सॉल्यूशन में हमने एक ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का ड्रॉप डाला। मतलब कि ये देखना है कि क्या अभी भी जगह हैं, आर देयर एम्प्टी स्पेसिस, अभी भी खाली जगह प्रेजेंट है जिसमें पार्टिकल्स अभी भी एडजस्ट हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। देखिए, अब देखो, खुद खुद डिजॉल्व हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है खुद ही, आपने कुछ नहीं किया। आप इसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम इसको थोड़ा हिलाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा मिक्सिंग अप। बट अल्टीमेटली अच्छे, अब देखो, अब ये भी हो गया, पूरी तरह से मिक्सअप हो गया। यस, तो इसे क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं। अभी अगर एक और मैं कुछ डाल दूं, येलो कलर का इंक का सॉल्यूशन डाल दूं मैं इसमें, वो भी मिक्स हो जाएगा। इट मीन्स पानी दिखता कॉन्टिन्यूस है, पर उसके बीच में खाली जगह हैं, पर वो इतनी छोटी हैं आप नहीं देख के बोल सकते कि खाली जगह हैं। उसमें आपने एक चीज डाल दी, फिर भी खाली जगह बच जाएंगी। ओके, तो दिस लीड्स अस टू वन थिंग, दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यस, वी नो दैट, एटम्स के बारे में तभी तो बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर वेल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, वो भी हमने देख लिया। अब देखिए, ये सैंड, आपने सिर्फ उंगली पे थोड़ी सी सैंड ली, जस्ट कितनी थोड़ी सी है ये। अब देखो, उसको जूम इन करते जा रहे हैं आप, तो आपको क्या क्या दिख रहा है। अब ये लग रहा है कि क्रिस्टल्स हैं, ये ना हीरे जैसे लग रहे हैं। तो सैंड इज बेसिकली सिलिका पार्टिकल्स, दे आर बेसिकली क्रिस्टल्स। तो ये माइक्रोस्कोपी लेवल पे ये सैंड के पार्टिकल्स, सी हाउ अमेजिंग दे आर, लग रहा है एकदम लाइक डायमंड्स। ठीक है, यस। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वो हमने कैसे पता किया, पीछे जो 2 वीडियो देखे उससे क्लियर हो गया कि यस, बीच में स्पेस है, इसीलिए 2 चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। अब मिक्सिंग तभी हो रही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है। अब घर में एक अगरबत्ती जलाते हो, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, क्यों? क्योंकि अगरबत्ती जलने से जो धुआं निकल रहा है, जो भी वो है ना फ्यूम्स निकलती हैं, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि हीट था, हीट से वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, जल रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ट्रैवल करते 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 पूरे घर में फैल जाते हैं। ठीक है, घर में कुछ गर्मा गर्म या टेस्टी सी चाय बन रही है किचन में, तो आप आपके कमरे में एकदम खुशबू आ जाती है, अरे यार आज तो चाय और पकौड़े मिलेंगे खाने को, राइट? आती कि नहीं आती है जब गर्मा गर्म कुछ बनता है। बट अगर वही पकौड़े फ्रिज से निकाल के ठंडे हैं एकदम, उसको मैं किचन में टॉप पे रख दूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किचन में पकौड़े रखे गए हैं, देखो ठंडे हैं। तो ठंडे की खुशबू क्यों नहीं आती है, उसकी फ्रेग्रेंस क्यों नहीं आती है? गरम गरम पकौड़े तले जा रहे हैं तो उसकी खुशबू आ रही है। वाई इज दैट? आई थिंक यू ऑलरेडी नो द रीज़न, पर फिर भी थोड़ा सोचिए, नहीं पता लगेगा तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लिखने वाला। ठीक है, देखिए, तो अब तो आई थिंक इतना बोरिंग नहीं था क्या? देखिए, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट? एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। आप किसी को हीट करते हो तो उसके पास एनर्जी आ जाती है पार्टिकल्स के पास, अब वो फास्ट भागेंगे, जल्दी भागेंगे, तो दे मूव फास्टर। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। दैट इज वेरी ट्रू।
वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। यस, पीछे आपको जो वीडियो दिखाए थे, इंक के ड्रॉप्स अपने आप मिक्स हो रहा था, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अगरबत्ती जो आप जलाते हो वो अपने आप मिक्स हो जाती है, पूरे घर में फैल जाती है उसकी खुशबू, आपको कुछ करना पड़ता है नहीं, तो वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। राइट, यस। कैसे होता है मिक्सिंग, कैसे होती है? क्योंकि दूसरे मीडियम के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे वो घुस जाएगा। अब जैसे इस चाय के कप में मैं ये शुगर क्यूब्स डालता हूँ, तो शुगर क्यूब डिसॉल्व हो जाएंगी। जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो चाय मीठी हो जाएगी, पर क्या चाय को देख के आप बता पाओगे कि हाँ इसमें चीनी घुल चुकी है? नहीं, क्योंकि चीनी के जो क्यूब्स थे ये छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट गए, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स चाय के बीच में जो भी एम्प्टी स्पेसेस थे वहाँ पे चले गए। ठीक है, वहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। एंड डू नॉट थिंक कि अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं तो हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम डेफिनेटली डेप्थ में जाएंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि कोई भी बच्चा जो इस लेक्चर को देखे वो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो जब मैं आगे डिटेल में जाऊं तो किसी को ऐसा ना लगे कि सर आपने फंडामेंटल्स नहीं क्लियर किए, या आई वी स्टिल हैव डाउट्स इन द बेसिक्स। ओके, तो दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि 11th क्लास में डिफ्यूजन के ऊपर पूरा टॉपिक है एक। नाउ वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन? देखिए, एक गर्म चाय का कप है और एक ठंडी चाय का कप है, दोनों में शुगर क्यूब डाल दीजिए, कुछ नहीं करना आपने, उसको हिलाना नहीं है। देखिए किसमें शुगर जल्दी डिजॉल्व होगी। अब आपको पता है कि सर गर्म चाय में चीनी जल्दी घुलती है। यस, व्हाई इज दैट? क्योंकि वो जो हीट है सॉल्यूशन की, उससे वो हीट की एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी, वो शुगर के पार्टिकल्स को जल्दी तोड़ने में हेल्प करेगी, क्योंकि एनर्जी थी। तो शुगर जल्दी डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा, टूटेगा जल्दी जल्दी छोटे छोटे पार्टिकल्स में और डिजॉल्व होना स्टार्ट होगा। तो वो जो प्रोसेस है डिजोल्यूशन का, इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो हॉट लिक्विड में वो एनर्जी है, कोल्ड में वो नहीं है या बहुत कम है, इसलिए एंटायर प्रोसेस बिकम्स स्लोअर। राइट, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बात सही है? यस। कैसे पता लगेगा आपको दे अट्रैक्ट ईच अदर? हाउ डू यू नो? देखो, सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि सॉलिड में अगर आप बात करें, सॉलिड में पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर, बिल्कुल टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स रहते हैं। दिस इज सॉलिड। राइट, ये सॉलिड है, तो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हैं। और सॉलिड को जब भी आप तोड़ने की कोशिश करते हो, आपको जोर क्यों लगाना पड़ता है? तोड़ने का मतलब क्या हुआ? आप एटम को थोड़ा ना तोड़ रहे हो। अगर मैं इसको तोड़ता हूं सपोज, तो एटमैक्स में क्या कर रहा हूंगा? मैं ऐसा कर दूंगा इसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होगा, ये बीच में से सेपरेट हो जाएंगे, एटम थोड़ी ना टूटेगा, बस ये अलग हो जाएंगे। अब ये अलग करने के लिए मुझे कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी, दैट विल इंडिकेट कि इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स कितनी स्ट्रांग थी। अगर इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इनको सेपरेट करने में। तो सॉलिड्स को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा एनर्जी सॉलिड्स को लगती है, बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज ग्रेट। और ऐसा नहीं कि इन्हीं के बीच में अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन कहाँ कहाँ हो रही है? देखिए, जैसे ये वाला सॉलिड मैं ले लेता हूँ, तो इसको आसपास के सारे पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे। अब आप पूछोगे सर रिपेल नहीं करेंगे क्या? पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन ही होती है, रिपल्शन नहीं होती है? रिपल्शन भी होती है, पर रिपल्शन तब हम बात करते हैं व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज। रिपल्शन स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जब वो ज़्यादा ही नज़दीक आ जाए। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज थिंग्स आर अट्रैक्शन में ही, है ना। जैसे जब तक आपकी किसी से दोस्ती नहीं होती है तब तक वो अट्रैक्टिव ही लगते हैं, जब दोस्ती हो जाती है उसके बाद बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, रिपल्शन भी आती है। ओनली व्हेन यू आर क्लोज, है ना। दूर से दोस्ती ही रहती है मोस्टली, मतलब अट्रैक्शन ही रहती है, सेंस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये रहा सॉलिड का केस। अब तो ये अट्रैक्शन फोर्स आपको फील होती है व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक अ सॉलिड। व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक लिक्विड, कैन यू एक्चुअली ब्रेक लिक्विड? नो, यू कैन जस्ट डिसरप्ट द फ्लो। कि पानी बह रहा था, नलके से पानी गिर रहा था, आपने बीच में हाथ डाल दिया, फ्लो को तोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर से वो रिज्यूम हो गया। तो आप उसको फ्लो को डिसरप्ट कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि
उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रांग है क्योंकि पार्टिकल्स इकट्ठे हैं। जैसे इस पानी की बोतल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसको मैं इस तरह से हिलाता हूँ, पानी ऊपर नीचे हो रहा है, बट इट्स स्टेइंग टुगेदर। ऐसा नहीं कि एक पानी की बूंद ऐसे उड़ रही है, ऊपर जा रही है, कहीं अपनी अपनी मर्जी से भाग रहे हैं, नहीं, दे आर ऑल स्टेइंग टुगेदर। वाई? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे हिलाने पे 2-4 ड्रॉप्स ऊपर ही रह गए या ऊपर ही घूम रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज दे हैव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब पानी ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, तो मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। हाँ, तो लिक्विड में डिफरेंस क्या होगा सॉलिड की कंपैरिजन में? पार्टिकल इतने नज़दीक नहीं होते, पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिवली फिर भी थोड़ा स्पेस है, सो दे कैन मूव अराउंड, ठीक है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड, चिपके हुए नहीं एक दूसरे से, तो ये लिक्विड है। ओके, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी कम होगी क्योंकि पार्टिकल थोड़ा सा दूर है एक दूसरे से, दूर होंगे तो ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार, बहुत दूर हैं, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस और भी कम उनके बीच में हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ देता हूँ मैं, या आपको एक्टिविटीज़ के ऊपर सोचना है और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो एक्टिविटी 1, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ chalk एंड अ रबर बैंड. Now try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together by or with greater force? तो पहला एक्टिविटी ये आपको करना है, जस्ट थॉट प्रोसेस, डोंट थिंक हाँ सर बहुत आसान है सर, ये क्या लड्डू क्वेश्चन आपने दे दिया। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी बुक्स में दी हुई है, तो इनसे हम क्या क्या सीखेंगे, विल ट्राई टू बिल्ड ऑन दैट। सेकेंड एक्टिविटी, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर। आपको मैंने कहा था कि डिसरप्ट कर सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर को विद योर फिंगर्स। वर यू एबल टू कट द stream of water? Obviously yes, you were able to cut the stream of water. What could be the reason behind the stream of water remaining together? आपके कट करने के बाद वापस से वो stream of water वैसे ही flow कर रही है, क्या? What is the reason? You know, attractive forces. Now the question number 1, which of the following are matter? ये आपको solve करना है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, thought, cold, cold drink, smell of perfume. मैटर क्या क्या है? Then question 2, give reasons for the following observation. The smell of the hot sizzling food reaches you several meters away. वही गर्म पकौड़े और ठंडे पकौड़े। Third, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Yes. Which property of matter does this observation show? कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्थ, what are the characteristics of the particles of matter? यहाँ तक आपको करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर और उनके बीच में होने वाली ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, आई होप यू लर्नड समथिंग फ्रॉम दिस सेशन एंड एंगेजिंग रहा, बोरिंग नहीं रहा। ठीक है, और अगर एंगेजिंग रहा तो घर जाके मम्मी को बोलना गरम चाय और पकौड़े। ठीक है, कि आज बहुत पढ़ाई की, आज बहुत है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, तो आज तो पकौड़े बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो सी इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, बाय।